नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इजराइल और अमेरिका के प्लान एक के बाद एक फेल होते चले जा रहे हैं। दरअसल इस लड़ाई में घुस तो गया ट्रंप, अमेरिका घुस गया इस लड़ाई में, लेकिन ना तो कोई एग्जिट प्लान था और ना ही कोई और प्लान था कि लड़ाई अगर लंबी चलेगी तो करेंगे क्या। इन लोगों को दिन में सपना आया था कि बस आयतुल्लाह खामनेई साहब की हत्या हो जाएगी, दो चार उनके साथ के लोगों की हत्या हो जाएगी, ईरान की जनता सड़क पे आ जाएगी, सरकार पलट जाएगी और इनका कोई शाह रजा पहलवी जैसा पिट्ठू वहां कुर्सी पर बैठकर ईरान का सारा माल इनके खजाने में ट्रांसफर कर देगा। बस इतनी सी प्लानिंग के साथ ये लोग चले गए थे। इनको शायद मालूम नहीं था कि इजराइल की कुल उम्र 70 साल भी अभी नहीं हुई है। अमेरिका 200-250 साल पुराना देश है और 5000 साल पुरानी सभ्यता है ईरान की। ईरान कोई आज पैदा नहीं हो गया है। सऊदी अरब या बाकी देशों की तरह उसको नक्शे पर बनाकर बांट नहीं दिया गया है। ईरान का अपना एक इतिहास है, अपना एक कल्चर है जो इन लोगों से बहुत बहुत पीछे जाता है और इसीलिए आयतुल्लाह खामनेई की हत्या के बाद ईरानी सड़क पर तो आए, लेकिन अपनी सरकार के समर्थन में, अपने रहबर के समर्थन में, अपने मुल्क के समर्थन में सड़क पर आए। वो अमेरिका या इजराइल के लिए सड़क पर नहीं आए। तो इनकी पहली प्लानिंग तो वही खत्म हो गई। कुछ और प्लानिंग्स के बारे में समझ लेना बहुत जरूरी है कि अमेरिका इस समय किस मुश्किल में है, इजराइल इस समय किस मुश्किल में है। इनको यह लगा था कि सीरिया पर कब्जा हो गया, सीरिया में अपना प्यादा बिठा दिया गया तो हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म हो गया। हिजबुल्लाह में एक सरकार बनवा दी गई, वहां की आर्मी से कहलवा दिया गया कि हम हिजबुल्लाह के हथियार छीन रहे हैं, तो हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म हो गया, पेजर विस्फोट हो गया वगैरह वगैरह। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, रेजिस्टेंस और आर्मी में फर्क है। रेजिस्टेंस जो होता है वो इतना गहरे अपनी जनता के साथ जुड़ा होता है कि आप कितनी भी तबाहियां कर दीजिए, नए लोग जगह लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कल हिजबुल्लाह के बारे में इजराइल के एक टीवी चैनल पर न्यूज चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था और बहुत मजा आ रहा था सुन के जब वो ये कह रहे थे कि हमें ये लगता था कि हमने हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, अब हिजबुल्लाह हमारे लिए कोई खतरा नहीं रह गया है। लेकिन हिजबुल्लाह तो लॉन्ग रेंज की फायरिंग कर रहा है। हिजबुल्लाह की मिसाइलें सीधे तेल अवीव पर गिर रही हैं, स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर गिर रही हैं। इन लोगों ने लेबनान को हुक्म दिया था कि सदर्न जो लेबनान है उसको पूरी तरह से खाली कर दें क्योंकि इजराइल उस पर हमला करने वाला है। हुआ यह कि इनका नॉर्दर्न इजराइल पूरी तरह से खाली हो रहा है, लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, बंकरों के अंदर बैठे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार फायर कर रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने तो सीज फायर कर लिया था, लेकिन सीज फायर के बाद जिस तरह से इजराइल लगातार हमला कर रहा है वो हमारी मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। इसलिए अपने मुल्क को बचाने के लिए हम इस जंग में शामिल हो रहे हैं। यानी हिजबुल्लाह अब ऑफिशियली इस जंग में शामिल हो गया है और जितनी ताकत उसके पास बची है वो भी काफी है इजराइल को हैरान और परेशान करने के लिए। यहां पर आप ये भी जोड़ लीजिए कि लेबनान में जो सरकार बैठी है वो अमेरिका के हुक्म पर काम करती है, इजराइल के हुक्म पर काम करती है। तो जब लेबनान पर इजराइल हमला कर रहा है तो अपने मुल्क को बचाने की जगह, इजराइल का मुकाबला करने की जगह, जो लेबनान की सेना है वो हिजबुल्लाह से ही हथियार छीनने की कोशिश कर रही है। तो हिजबुल्लाह अंदर लड़ रहा है अपनी आर्मी से और बाहर लड़ रहा है वो इजराइल से। और आप सोचिए कि इतने नुकसान के बावजूद उसके दो हेड्स को मार दिया गया, कितना पेजर वाला घटना हुई, क्या क्या हुआ, सबके बावजूद अभी भी हिजबुल्लाह के पास इतनी फायरिंग कैपेसिटी है कि उसकी मिसाइलें तेल अवीव पर गिर रही हैं। बाकी जो चालें फेल हुई हैं उन पर जाने से पहले एक और बात, तेल अवीव पर जो मिसाइलें गिर रही हैं उसकी पर्याप्त वीडियोस क्यों नहीं आ रही? आखिर हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि तेल अवीव के एग्जैक्ट हालात कैसे हैं? जॉर्ज गैलोवे को आप लोग जानते होंगे, पहले भी कई बार मैंने कोट किया है, बड़े जर्नलिस्ट हैं, दुनिया भर में घूम घूम के वो जर्नलिज्म अपनी करते हैं। उनका एक वीडियो आया, उन्होंने यह बताया कि इजराइल में यह रूल है, यह नियम बनाया गया है कि अगर वहां तबाही का कोई वीडियो कोई इजरायली भी पोस्ट करता है तो उसके ऊपर $500 का जुर्माना, शक्ल में जो वहां शक्ल वहां की जो करेंसी है उसमें $500 का जुर्माना, हिंदुस्तानी तरीके से अगर सोचेंगे तो 45,000 से ज्यादा रुपए का, और साथ में 1 साल की जेल का प्रावधान किया गया है।
यानी अगर कोई इजरायली अपने अगल बगल में हुई तबाही को वीडियो रिकॉर्ड करके ट्विटर पर डाल दे या फेसबुक पर डाल दे या टिकटॉक पर डाल दे तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा और उसको जेल भी जाना पड़ेगा, इस डर से जो लोकल लोग हैं वो वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप कहेंगे चलिए लोकल लोग तो पोस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार क्यों नहीं पोस्ट कर रहे हैं? दुनिया भर के कुछ पत्रकार तो गए हुए हैं। तो एक जर्मन पत्रकार ने बाकायदा वीडियो अपना ट्विटर पर लगाया और बताया कि जो बाहर से पत्रकार गए हुए हैं उनको यह कहा गया है कि केवल सिविलियन में जो हमला हो रहा है, घरों वरों पर हमला हो रहा है, उनको तो आप थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद भी इजराइल की सेना से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी कि आप दिखा सकते हैं या नहीं। यानी अगर तोड़फोड़ कहीं हुई है, किसी मिनिस्ट्री के ऊपर हमला हुआ है, मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, तो वो सब आप नहीं दिखा सकते। केवल किसी घर पर हमला हुआ है तो वो आप दिखा सकते हैं, और वो भी तब दिखा सकते हैं जब इजराइल की आर्मी आपको इजाजत दे। तो उनका कहना यह है कि हम यहां पर हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन कुछ दिखा नहीं सकते। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हिंदुस्तान की गोदी मीडिया पेश कर रही है। गोदी मीडिया के भी कई सारे पत्रकार इजराइल गए हुए हैं। क्या दिखा रहे हैं? शुरू में तो गए तो उन्होंने तबाही तोड़फोड़ सब दिखाई, लेकिन 2 दिन से वो क्या दिखा रहे हैं कि इजरायली बीच पर बैठकर फुटबॉल खेल रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन उनका कोई असर ही नहीं है। जब आप ये समझते हैं कि ये जितने लोग गए हुए हैं बेसिकली इजराइल की सरकार और इजराइल की आर्मी के हिसाब से वीडियोस बना रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं वहां पर वीडियो बना रहे हैं, तब आपके समझ में आता है कि किस तरह से ये फुटबॉल और बीच का सीन क्रिएट किया गया और इजराइल सारी दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमारे यहां सब नॉर्मल है। लेकिन उसके बावजूद, इतनी सारी बंदिशों के बावजूद जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं, उनसे बहुत साफ समझ में आ रहा है कि इजराइल में किस दर्जा तबाही हुई है। उनके टीवी शोज में जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह के लोग कह रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है। और यही नहीं, इजराइल के अंदर इस जंग की मुखालफत करने वालों के नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। फिर भी लोग ट्विटर पर और बाकी जगहों पर लगातार जंग के खिलाफ लिख रहे हैं। तो फिलहाल इजराइल का यह माहौल है, और दूसरे किस खेल में फेल हुआ है अमेरिका और इजराइल, उसको समझना और मजेदार है। फिर तीसरे खेल की तरफ चलूंगा। जब इनके समझ में आया कि आयतुल्लाह खामनेई साहब की हत्या के बाद ईरान के अंदर जनता अपनी हुकूमत के साथ आ गई है, तो इनको अचानक कुर्दों की याद आई। इराक वार में भी इनको कुर्दों की याद आई थी। कुर्दों का बहुत इस्तेमाल किया गया था, कुर्द मारे भी गए थे बड़ी संख्या में। आईएसआईएस ने भी कुर्दों को निशाना बनाया था और बहुत सारे कुर्दों को मारा था। दरअसल कुर्दों की जो जमीन है, जब ऑटोमन साम्राज्य खत्म होता है, टूटता है, तो वो कई हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा इराक में है, एक हिस्सा ईरान में है और एक हिस्सा टर्की के अंदर है। और उनकी डिमांड है कि कुर्दों का अलग मुल्क बनाया जाए, और इसके सहारे अमेरिका उनको सहलाता रहता है, उनका इस्तेमाल करता रहता है। तो प्लान यह बनाया गया कि कुर्दों को हथियार और पैसा दिया जाए, और कुर्द जो हैं हथियार और पैसा लेकर पूरे ईरान के ऊपर कब्जा करने। पहली बात तो यह कि जिस आदमी को भी यह बेवकूफाना ख्याल सूझा, वो ईरान का नक्शा तक नहीं जानता है। वैसे तो हमारे यहां गोदी मीडिया में बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको मिडिल ईस्ट का नक्शा भी ठीक से पता नहीं। एक मैडम आज तक पे बैठ के बोल रही थी कि 89 लोगों को बंधक बना लिया गया अमेरिका की एम्बेसी में। 1979 की घटना है। 1979 के बाद अमेरिका की कोई एम्बेसी वहां पर है ही नहीं ईरान में। लेकिन वो बोल रही थी, मतलब 30, 35, 40 साल पुरानी घटना को आज की घटना बताकर पेश कर रही थी। इतना तो दिमाग और समझ है हमारे गोदी मीडिया को। लेकिन यहां पर बात गोदी मीडिया की नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है अमेरिका और इजराइल जैसे मुल्कों की। इन्होंने खबरें चलवा दी। मैं अखबार देख रहा था तो कई सारे अखबारों में यह खबर आई। देखिए यहां पर भास्कर ने छापा हुआ है, ट्रंप का प्लान बी। प्लान ए था कि खामनेई साहब गए और उसके बाद पूरा ईरान हमारे कब्जे में आ जाएगा। जब वो नहीं हुआ तो प्लान बी आया कि कुर्दों के सहारे ईरान पर कब्जा कर लेंगे। कितने कुर्द? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितने कुर्दों को आप इकट्ठा कर पाएंगे? और वो कुर्द किस तरह से ईरान पर कब्जा कर पाएंगे? ईरान क्या कोई छोटा सा मुल्क है, मूंगफली का दाना है? जितना बड़ा ईरान है, जितनी उसकी जनसंख्या है, जितनी उसकी आर्मी है,
उस पर 50,000 लोग कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो एक तो यह प्लान अपने आप में फैटल था, बेवकूफाना था। यह बताता है कि ट्रंप को मिडिल ईस्ट और ईरान के बारे में कुछ नहीं पता, ना उसका इतिहास पता है, ना वर्तमान पता है, ना नक्शा पता है। और कुर्दों को बेवकूफ समझने की जो गलती इन लोगों ने की थी, कुर्दों ने तुरंत बयान जारी किया और बयान जारी करके कहा कि हम पीसफुली इराक में अपने इलाके में रह रहे हैं, हमें कोई तनाव नहीं चाहिए, हमें किसी तरह का टेंशन नहीं चाहिए। इराक का युद्ध हमको याद है, इराक में जिस तरह से हमारा इस्तेमाल किया गया और फिर अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, वो हमें अच्छी तरह से याद है। इसलिए हम आपकी इस शैतानी साजिश में कतई शामिल नहीं होने वाले। कुर्द ईरान सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करने वाले। तो इनका प्लान बी बनने से साथ ही फेल हो गया। जमीन पर इंप्लीमेंट होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बनने के साथ ही कुर्दों ने साफ कह दिया कि हम तुम्हारी शैतानी हरकत में शामिल नहीं होने वाले हैं। तो प्लान बी गया। कुर्दों के साथ साथ बलोचों से भी इन्होंने उम्मीद पाली थी कि उधर से कुर्द आएंगे, इधर से बलूच जाएंगे और ईरान के ऊपर कब्जा कर लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मूंगफली का पैकेट नहीं है ईरान कि कोई भी आएगा और कब्जा कर लेगा। बहुत सारे फिरके रहते हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, कुर्द हैं, बलोच हैं, पारसी हैं, सब हैं वहां पर। यहूदी भी हैं वहां पर, सिख भी थोड़े से हैं। बहुत बड़ा मुल्क है, अलग अलग एथनिसिटी है। यह उम्मीद करना कि थोड़े से कुर्द या थोड़े से बलोच चलकर ईरान पर कब्जा कर लेंगे, यह अपने आप में बेवकूफी थी। लेकिन बलोचों ने भी बिल्कुल साफ कर दिया कि हम इजराइल और अमेरिका के खेल में नहीं फंसेंगे। बलोच तो अलग तरह की कम्युनिटी होती है, शानदार कम्युनिटी है। उन्होंने तो बाकायदा हाथ में हथियार वथियार लेके वीडियो जारी कर लिया कि लो देखो, बलोच ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होने वाले। तो ये जो इनके दिमाग में चलता रहता है कि जिस तरह लेबनान में इंटरनल जो डिवीजन्स थे, द्रूज, ईसाई और मुसलमानों के बीच में, मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी मुसलमान थे, तो ये जो इंटरनल डिवाइड्स थे, इनका फायदा उठाकर लेबनान पर कब्जा कर लिया या सीरिया पर कब्जा कर लिया। उसी तरह से ईरान में जो इंटरनल डिवाइड हैं, उनको लेकर ये ईरान पर कब्जा करने का जो प्लान बना रहे थे, ईरान में सिविल वार जैसी सिचुएशन क्रिएट करने का जो प्लान बना रहे थे, वो प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया। उसके बाद ट्रंप साहब चौथा प्लान कहते हैं, यह मुमकिन है कि अमेरिकी सैनिक उतरे ईरान की सरजमीन पर और कब्जा कर ले। तो कल की घटना मैंने आपको बताई थी कि गुब्बारे से, पैराशूट से कुछ लोग उतरे थे, स्पेशल ऑप वाले, हॉलीवुड की फिल्मों की तरह उतरे थे। लेकिन अंत उनका बॉलीवुड की फिल्मों की तरह हो गया। उतरते ही ईरान ने उनको गिरफ्तार कर लिया, ज्यादातर मारे गए और खबर यह है कि उनमें से कुछ अब ईरान के कब्जे में हैं। तो अगर अमेरिका के सैनिक जमीन पर कदम रखेंगे ईरान के, तो यह समझिए कि वियतनाम से भी ज्यादा बुरा हाल होना है। शायद ही कोई बिना ताबूत के लौट के अपने घर जा पाए। अली लारिजानी का बयान भी आया था कि मोस्ट वेलकम है आप, आपका हम एहतराम करते हैं, आप आइए हमारी जमीन पर लड़ने के लिए और उसके बाद ताबूतों में हम आपको अमेरिका वापस भेजेंगे। अब आते हैं इनके आखिरी प्लान पर, जो सबसे बड़ा शैतानी प्लान है। आखिरी प्लान इनका यह है कि अरब मुल्कों के अंदर लगातार हमले हों और अमेरिकन ठिकानों की जगह पर, ऑयल के ठिकानों पर हमले हों, रेजिडेंशियल ठिकानों पर हमले हों और इन हमलों को यह कहा जाए कि ईरान ने हमला किया है, ताकि अरब मुल्क एक होकर ईरान के ऊपर हमला कर दे। पहली बात तो यह कि अरब मुल्कों के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक होकर ईरान पर हमला कर दे। वो जानते हैं, दुबई अच्छी तरह से जानता है, यूएई अच्छी तरह से जानता है कि अभी तो सिर्फ अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बना है। तो यूएई का यह हाल है, अगर वो लड़ाई में गया और उसके शहरों पर हमला हुआ, जो बेहद खूबसूरत इमारतें बनाई गई हैं उनके ऊपर हमला हुआ, तो दुबई अगले 50 साल में उबर नहीं पाएगा, वो फिर से उसी पुराने हाल पर चला जाएगा। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन जानते हैं कि अगर उनके तेल के ठिकानों पर हमला हुआ और उनका तेल तबाह और बर्बाद हो गया, तो सारी अय्याशी खत्म हो जाएगी। सबको पता है, बहरीन जानता है कि ज्यादा एक्टिव हुए तो यहां की आबादी हमारे खिलाफ सड़क पर आ जाएगी और हमारा जो तख्त व ताज है वो हिंद महासागर में बह जाएगा। सबको पता है, इसलिए एक तो वो आने वाले नहीं। दूसरी बात, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है तो दुनिया के पास भी इंटेलिजेंस है, दुनिया भी इस तरह की चीजों को समझती है।
सऊदी अरबिया में आर्मको ऑयल रिफाइनरी पर जब हमला हुआ तो मुझे भी एक बार को लगा कि भाई ये ऑयल रिफाइनरी पर आखिर ईरान क्यों हमला कर रहा है, इससे क्या फायदा मिलेगा। मुझे लगा कि शायद हूथियों ने हमला किया होगा, वो थोड़ा ज्यादा इमेच्योर है, कई बार बहुत ज्यादा, और सऊदी अरबिया से उनकी आप जानते हैं पुरानी दुश्मनी भी चली है। लेकिन पता यह चला कि सऊदी अरबिया के अंदर मोसाद के 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, इजराइल के 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, और आर्मको के ऊपर जो हमला हुआ था वो ईरान ने नहीं करवाया था, यानी इजराइल ने करवाया था। ऐसे ही साइप्रस के ऊपर हमला हुआ। साइप्रस में जो यूके का बेस था उसके ऊपर जानबूझकर हमला हुआ। दरअसल यूरोप के ज्यादातर मुल्क अमेरिका के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। स्पेन ने तो कमाल ही कर दिया। स्पेन के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कह दिया कि युद्ध अपराध किया है तुमने, आयतुल्लाह खामनेई को मारकर, ईरान के हेड को मारकर हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, अपना बेस भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इंग्लैंड ने भी बहुत साफ साफ कहा कि अपने बेसिस की रक्षा तो हम करेंगे, लेकिन हम अमेरिका और इजराइल के साथ इस जंग में शामिल नहीं होंगे। फ्रांस भी नहीं शामिल होने वाला है। हद से हद हिटलर का जर्मनी शामिल हो सकता है, और कोई शामिल होने को तैयार नहीं है। कनाडा भी शामिल होने को तैयार नहीं है। तो ये चाल ये थी कि साइप्रस में यूके के बेस पर हमला किया जाए, उसे बताया जाए कि देखो ईरान तुम्हारे ऊपर भी हमला कर रहा है, इंग्लैंड तैयार हो जाए ईरान के ऊपर मुसलसल हमले करने के लिए। लेकिन इंग्लैंड का बयान आता है कि साइप्रस पर जो हमला हुआ था हमारे बेस पर, वो ईरान ने नहीं किया था। आप समझिए कि यूके से लेकर सऊदी अरबिया, कुवैत, सबको भड़काने की कोशिश की जा रही है कि ईरान तुम्हारे ऊपर भी हमला कर रहा है, इसलिए हमारे साथ जंग में शामिल हो जाओ। यानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और उसका वेसल स्टेट इजराइल, दोनों मिलकर ईरान को हरा पाएंगे, यह उम्मीद उनको भी नहीं है। इसलिए दूसरों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे बेवकूफ नहीं हैं, दूसरों के पास भी इंटेलिजेंस है। वो जानते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग चलाए इसलिए जा रहे हैं कि कैसे भी उनको जंग में खींचा जाए, और फिलहाल कोई भी इस जंग में आने को तैयार नहीं है। तो ये चाल भी ट्रंप और नेतन्याहू की फेल हो चुकी है। असल में एक खबर अगर आप पढ़ेंगे जो टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी है, इजराइल के अखबार में, जो ये बताती है कि इजराइल की 1/3 से कम जनता यह मानती है कि गजा के अंदर इजराइल की कोई जीत हुई है, तो आपके समझ में आएगा कि लोगों के घर गिराने से जीत नहीं होती। ईरान में भी लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, 1000-1200 लोग मारे गए हैं, बहुत सारे रेजिडेंशियल घर गिराए गए हैं, लेकिन इससे जीत नहीं होती। यह बात नेतन्याहू को भी पता है, यह बात ट्रंप को भी पता है। ट्रंप बुरी तरह से फंसे हैं। कल उनका प्रपोजल भी जो था, जिसमें कहा गया था कि वो आगे लड़ाई नहीं लड़ सकते, बहुत थोड़े 6-7 वोटों से जीत पाए हैं। उनको पता है कि अमेरिका के अंदर उनका असर लगातार खत्म हो रहा है। $1 बिलियन रोज खर्च हो रहा है ईरान के अंदर, और अब तख्ता पलट की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। तख्ता पलट नहीं होगा ईरान के अंदर। कुछ जोकरों को बुलाकर, जो खुद को ईरानी कहते हैं या कहती हैं, न्यूयॉर्क या लंदन में जो फालतू के प्रदर्शन कराए गए थे, दुनिया भर में रहने वाले ईरानी अब उसके खिलाफ बोलने लगे हैं कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये कैसे लोग हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर बम गिर रहा है, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, और ये उसकी खुशी मना रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल परसेप्शन बनाने की बात थी, उसमें भी ट्रंप और नेतन्याहू बुरी तरह से फेल हो गए हैं। और बहुत प्लान तरीके से ईरान ने न केवल सारे बेसिस पर हमला करके अमेरिका को अंधा कर दिया है और उसकी बैटरी खत्म कर दी है, बल्कि इजराइल में स्ट्रेटेजिक इलाकों को निशाना बनाकर इजराइल को यह बता दिया है कि असल में हमारा नहीं तुम्हारा वजूद खतरे में है। अगर यह लंबी लड़ाई चली तो इजराइल कहीं पूरी तरह से दुनिया के नक्शे से गायब ना हो जाए। तो मोटा मोटी बात यह है कि अभी अगर देखा जाए, आप मरने वालों की संख्या वंख्या गिन के तुलना करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। अगर नुकसान की बात की जाए और स्ट्रेटजी की बात की जाए तो अमेरिकन इजरायली स्ट्रेटजी बुरी तरह से फेल हुई है। मैंने आपको बताया कि कैसे उनका हर खेल लगभग फेल हुआ है, और ईरान स्टेप बाय स्टेप अपना मजबूत करता जा रहा है। इलाका भी, हमला भी, हिजबुल्लाह शामिल हुआ है, इराकी मिलिशिया लगातार शामिल है। पूरे अरब वर्ल्ड से लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है, इसलिए अरब मुल्कों के नेता कोई भी हरकत करने वाले नहीं है। इस बात से ईरान लगभग निश्चिंत है। अब सीधी लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच में ही है, और बीच में ये जो अरब मुल्क थे जो इंटरसेप्ट करते थे, इनकी क्षमताएं खत्म कर दी गई हैं। तो लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इजराइल में और ज्यादा तबाही होगी, और अमेरिका में जितना प्रेशर पड़ने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि 10-12 दिन बाद ट्रंप कहे कि हमारा मकसद पूरा हो गया, अब हम बाहर जा रहे हैं, इजराइल और ईरान आपस में निपट लें। अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू दिन
दिन में तारे देखेंगे और रात को उनको क्या दिखाई देगा वो सोचना छोड़ दीजिए। तो फिलहाल ये हालात हैं, आगे भी जैसे जैसे हालात डेवलप होंगे मैं लगातार वीडियोस अपडेट करता रहूंगा, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ भी बात करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं दिन में 2 वीडियो करता हूं, कोशिश करूंगा ज्यादा वीडियो करने का अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन ये तो मैं कह ही सकता हूं कि कम वीडियो भले करूं, भले थोड़ा देर से खबर बताऊं, सबसे तेज का दावा नहीं सबसे सच का दावा तो मैं कर ही सकता हूं और इसके गवाह आप लोग हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेंबरशिप ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो QR कोड है उससे ज्वाइन बटन दबा के, या पिन, या और जो हमारा एक डिस्क्रिप्शन होता है, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन, उसमें लिंक हमने दिया हुआ है, कहीं से भी अगर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं तो वो हमारे लिए बड़ी ताकत बनेगी। हम बिना डरे बिना झुके वो सच आप तक लेके आएंगे जो ना गोदी मीडिया ला सकता है और बहुत सारा शोर करने वाले चैनल भी नहीं ला सकते। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।